हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस का एक और टॉपिक करेंगे। टॉपिक हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। व्हाट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? शॉर्ट में इसे लिखा जाता है ईसीबी। ईसीबी का फुल फॉर्म हो गया हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होता है? तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग एक टाइप का लोन होता है। ठीक है, तो इंडिया की कंपनी को अगर लोन चाहिए, कहाँ से लोन चाहिए? किसी फॉरेन कंपनी से अगर लोन चाहिए तो उस केस में वो ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू ऐसा कर सकती है। किस में, कौन सी करेंसी में? अगर फॉरेन करेंसी में लोन चाहिए इंडियन कंपनी को, तो वो फॉरेन करेंसी में लोन ले सकती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के तहत। तो क्या कोई अप्रूवल लेना पड़ता है या फिर डायरेक्टली कोई कंपनी इंडिया की आसानी से लोन ले सकती है? इसमें दो रूट होते हैं, एक होता है आपका ऑटोमेटिक और दूसरा रूट मतलब दूसरा तरीका है अप्रूवल। तो आरबीआई ने पहले से कुछ लिमिट बना रखी है, अगर आप उस लिमिट तक लोन ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस लिमिट से ज्यादा का लोन ले रहे हैं ईसीबी के तहत, तो आपको अप्रूवल रूट के तहत प्रॉपर अप्रूवल लेके ही आप ईसीबी के तहत लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ईसीबी क्या है? ये एक लोन लेने का इंस्ट्रूमेंट, एक लोन लेने का तरीका है। किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? इंडियन कंपनीज के द्वारा। और कहाँ से लोन का पैसा कौन दे रहा है कंपनीज को? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया से बाहर। अब मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए टाटा कंपनी है, उसको इंडिया से बाहर मान लीजिए यूएसए के सिटीजन से पैसा चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए, तो उस केस में वो ईसीबी इशू कर सकती है। तो क्या करेगी? ईसीबी इशू करेगी। फॉरेन करेंसी के जो यूएसए के जो सिटीजन है वो ईसीबी खरीदेंगे, बदले में जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में इस कंपनी को मिल जाएगी। मिनिमम टेन्योर 3 इयर्स होना चाहिए। तो मिनिमम जो टेन्योर है, कम से कम 3 साल के लिए आप ईसीबी को इशू कर सकते हैं, ये मिनिमम टेन्योर है। ठीक है, और ईसीबी इशू करने का तरीका क्या है? दो तरीके, एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक में क्या होता है? आरबीआई ने सब अलग अलग टाइप के सेक्टर्स के लिए लिमिट बना रखी है कि आप इस सेक्टर में तो आपको इतनी लिमिट दी गई है, अगर इस लिमिट से ज्यादा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, सेम ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ईसीबी में हमारी लिमिट है कि इस लिमिट तक अगर आपको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक माना जाएगा। लेकिन अगर आप उस सेक्टर के और आपका लिमिट क्रॉस है, आपको उससे ज्यादा का लोन लेना है ईसीबी के तहत बाहर से, ये क्या, ये लोन ही तो है, तो उस केस में आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा अप्रूवल रूट। सो ईसीबी क्या है? क्या ये एफडीआई है? एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की कंपनीज पैसा इन्वेस्ट करती ना, तो क्या ये एफडीआई है? नहीं। इट शुड बी नोटेड दैट ईसीबी इज नॉट एफडीआई। इन केस ऑफ एफडीआई, एफडीआई के केस में क्या होता है? फॉरेन मनी इज यूज्ड ओनली टू फाइनेंस द इक्विटी कैपिटल। तो एफडीआई में क्या होता है कि बाहर की कंपनी आके इंडिया के शेयर में, कंपनी के शेयर्स को खरीद लेती है। ठीक है, तो शेयर में इन्वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें ईसीबी की यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की, फॉरेन मनी इज यूज टू फाइनेंस एनी काइंड ऑफ फंडिंग अदर देन इक्विटी। तो बाहर से पैसा आएगा लेकिन वो आपके शेयर्स नहीं ले रहे, तो ये शेयर्स को छोड़ के किसी भी और फॉर्म की फंडिंग होती है, ये शेयर्स नहीं होता। अगर बाहर की कंपनी इंडिया के किसी कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एफडीआई। लेकिन ईसीबी के केस में ऐसा नहीं होता, बाहर की कंपनी पैसा तो लगा रही है, इंडिया की कंपनी को पैसा तो दे रही है, बट वो शेयर्स नहीं ले रही। ठीक है, शेयर्स के अलावा किसी और फॉर्म में वो फाइनेंस करती है, तो वही हो जाएगा हमारा ईसीबी। ठीक है, तो सिंपल सा ये टॉपिक है ईसीबी क्या होता है। यहाँ पे एक और लाइन देखेंगे कि इसका फायदा क्या है? दे आर यूज वाइडली इन इंडिया। तो जो ईसीबी है, इंडिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है टू फैसिलिटेट एक्सेस टू फॉरेन मनी बाय इंडियन कॉर्पोरेशन एंड पीएसयू। तो जो इंडिया की कंपनीज है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो उनको बाहर से पैसा मिल जाता है, तो ये उनके लिए काफी अच्छा तरीका है अगर आपको बाहर से फंड रेजिंग करनी है। ठीक है, अगर इंडियन कंपनी को बाहर से, बाहर मतलब इंडिया को छोड़ के किसी भी फॉरेन कंट्री से फंड रेजिंग करनी है, तो उस केस में वो ईसीबी इशू कर सकती है। तो ईसीबी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, ये इशू करेगी, लोग ईसीबी खरीदेंगे, बदले में कंपनी को पैसा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। ईसीबी का टेन्योर मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए। ईसीबी कौन कौन इशू कर सकता है? इसमें आपके कमर्शियल बैंक हो जाएंगे। सॉरी, किस किस फॉर्म में ये इशू किया जा सकता है? ये आपका इशू किया जाएगा कमर्शियल बैंक लोन के तौर में। ठीक है, ये बायर्स क्रेडिट या सप्लायर क्रेडिट, इस फॉर्म में ये काफी इशू किया जा सकता है। ठीक है, और ईसीबी का टेन्योर कितना होता है, मतलब कौन कौन सी कंपनी का जो अमाउंट है, अमाउंट को लेके क्या लिमिट है? तो जो कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं साइड में, जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में डील कर रही है, इसके लिए स्पेस बनाते हैं पहले थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने स्पेस बना दिया, अब हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चर में डील कर रही है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कोई रोड, सड़क, ये सारे, या कुछ प्रोड्यूस कर रही है मैन्युफैक्चर, तो उस केस में लिमिट है आपका $750 मिलियन। ठीक है, $750 मिलियन ये लिमिट है। ये लिमिट गवर्नमेंट ने सेट की है कि आप $750 मिलियन तक का लोन रेज कर सकते हैं ईसीबी के फॉर्म में। किन कंपनीज की बात है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो कोई ब्रिज, रोड, सड़कें ये जो बनाती है ना, इस तरह की कंपनीज, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो उनका मैक्सिमम लिमिट कितना है? 750। और ये कौन सा लिमिट है? ये है ऑटोमेटिक, मतलब गवर्नमेंट ने इतना लिमिट दिया है कि इस लिमिट के लिए तो आपको अप्रूवल मिला पड़ा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या
मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 750 से ज्यादा, मान लीजिए उनको $800 मिलियन चाहिए, तो उस केस में उनको अप्रूव लेना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है, इस लिमिट तक आपको जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 750 मिलियन तक का लोन ले सकती है डॉलर में। 1 मिलियन में होता है 10 लाख रुपए, ठीक है, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं $750 मिलियन कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है। जो कंपनी सॉफ्टवेयर वाली इंजीनियरिंग, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाती है ना, जैसे आपका इन्फोसिस होगी, इस तरह की कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, टीसीएस हो गई, तो उस तरह की कंपनी का लिमिट है $200 मिलियन। तो ये $200 मिलियन तक का लोन रेज कर सकती है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। इससे ज़्यादा का लोन रेज करना है, 300 मिलियन रेज करना है, तो उस केस में अप्रूव लेना पड़ेगा, ठीक है। और जो माइक्रो फाइनेंस, जो छोटे अमाउंट का लोन देती है, माइक्रो फाइनेंस वाली जो कंपनीज है, वो कितना कर सकती है, वो $100 मिलियन तक का लोन रेज कर सकती है, तो जो छोटे अमाउंट का फाइनेंस करती है, तो इस तरह की कंपनी का लिमिट है $100 मिलियन। और इसके अलावा जो बाकी बच गई अदर कंपनीज, तो उनका लिमिट है $500 मिलियन। तो बाकी जो बच गई उसका लिमिट है $500 मिलियन, यानी वो उनको 500 मिलियन तक की मैक्सिमम परमिशन दी गई, ठीक है। तो ये कुछ कंपनीज का लिमिट भी हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे ज्यादा लिमिट जो है, सबसे हाईएस्ट लिमिट वो है आपका $750 मिलियन। तो कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा लिमिट कितना है, मतलब मैक्सिमम कितने तक की रेज फंड रेजिंग की जा सकती है ईसीबी के थ्रू, तो आंसर रहेगा $750 मिलियन। ठीक है। तो ईसीबी एक्जैक्टली क्या है, ईसीबी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट आप मान लीजिए, आप इंडिया से बाहर के जो लोग हैं आपके इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदेंगे, बदले में आपको पैसा देंगे, और पैसा भी उन्हीं की करेंसी में होगा। तो अगर आपको फॉरेन करेंसी में पैसा रेज करना है, तो ईसीबी एक बेस्ट तरीका है। तो बाहर की कंपनीज आके आपको पैसा दे रही है, तो क्या ये एफडीआई है? एफडीआई में भी तो वही होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या ये एफडीआई नहीं? ये एफडीआई नहीं है। उसका कारण क्या है, एफडीआई में क्या होता है कि बाहर की कंपनी इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, मतलब वो इंडिया को पैसा देती है, बदले में उनको शेयर मिल जाते हैं, ठीक है, वो होता है एफडीआई। बट इस केस में नहीं है। ईसीबी में क्या होगा कि फॉरेन मनी इज यूज टू फाइनेंस, तो जो बाहर से पैसा मिला, बदले में आपको कोई शेयर नहीं दी जाएगी, कोई शेयर नहीं होता, ये अदर देन शेयर वाली फाइनेंस होती है। कौन? आपकी ईसीबी। ईसीबी के दो तरीके, ऑटोमेटिक और अप्रूवल। ऑटोमेटिक मतलब ऑलरेडी एक लिमिट बना रखी है गवर्नमेंट ने कि इस लिमिट तक अगर आप रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक होगा, इस लिमिट से ज्यादा जाओगे तो अप्रूवल होगा। तो ऑटोमेटिक की लिमिट मैंने नीचे आपको दिखा भी रखी है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो 750 मिलियन तक आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिला पड़ा है। इससे ज्यादा चाहिए आपको, 800 मिलियन चाहिए, $900 मिलियन की रेजिंग करनी है फंड, तो उस केस में आपको अप्रूव लेना पड़ेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए 200 मिलियन, माइक्रो फाइनेंस के लिए 100 मिलियन, और जो अदर्स बाकी जो बच गई कंपनीज, उनके लिए 500 मिलियन का यहाँ पे लिमिट इसमें हो गया। और ईसीबी इंडियन कंपनीज यूज करते हैं, और मिनिमम टेनर इसका 3 साल होता है। किसका? ईसीबी यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो इसके टेनर को लेकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आंसर क्या रहेगा, 3 ईयर्स के लिए, कम से कम मिनिमम 3 ईयर्स के लिए तो आपको ईसीबी के थ्रू फंड रेजिंग करनी पड़ेगी। और ये किस करेंसी में होता है? ये जनरली आपकी फॉरेन करेंसी में होता है, ठीक है। तो ईसीबी आपका फॉरेन करेंसी में फंड रेजिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है। कौन इसको इशू करता है? इंडियन कंपनीज यूज करती है। इंडियन कंपनीज ईसीबी को यूज करती है ताकि बाहर से वो पैसे को रेज कर सके, ठीक है। तो इसके साथ ये छोटा सा सिंपल सा टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।